आज हम पढ़ेंगे एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स, यानी कि टीबी इन्फेक्शन में कौन से ड्रग्स देते हैं। सबसे पहले तो देखें कि हम एंटी टीबी ड्रग्स ना अलोन नहीं देते। क्यों नहीं? टीबी में अकेले ड्रग्स दी जाती, क्योंकि इनमें हम कहते हैं कॉम्बिनेशन थेरेपी दी जाती है, यानी एक से ज्यादा ड्रग्स जो है वो इकट्ठी दी जाती है। इसकी दो वजूहत होती हैं। एक तो ये होता है कि हम रेजिस्टेंस जो एक ड्रग देंगे ना, उससे बहुत जल्दी रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगी, लेकिन अगर हम एक कॉम्बिनेशन देंगे तो उससे रेजिस्टेंस के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? कहते हैं एक अगर ड्रग से रेजिस्टेंस पैदा करनी है तो एक म्यूटेशन बैक्टीरिया को डेवलप करनी पड़ेगी, लेकिन अगर दो ड्रग्स से रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करनी है तो उसे एक से ज्यादा म्यूटेशंस प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, और एक ही वक्त में बैक्टीरिया के लिए इतनी म्यूटेशंस प्रोड्यूस करना जो है वो लेस लाइकली है। तो अगर फॉर सपोज उसने एक ड्रग के खिलाफ जो है रेजिस्टेंस पैदा कर ली, जो दूसरी ड्रग है वो उसको किल कर देगी, और वो ये इंश्योर करेगी कि वो रेजिस्टेंट स्ट्रेन जो है वो सर्वाइव ना करे और वही रेजिस्टेंस नेक्स्ट जनरेशन में पास ना हो। ठीक है। और फिर हम कहते हैं कि इनके इफेक्ट्स जो है वो साइनर्जिस्टिक हो जाते हैं, यानी कि एक दूसरे को बढ़ा देते हैं, और इन दोनों की वजह से हम क्या करते हैं, ये क्रॉनिक इन्फेक्शन भी होता है ना टीबी, तो इसलिए हम कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स देते हैं। अब फर्स्ट लाइन ड्रग्स में हम कहते हैं सबसे मेन जो है दैट इज आइसोनायाजिड। ओके, मेन ड्रग, और रिफेम्पिन इज ऑल्सो मेन, और इसके अलावा इथेनब्यूटोल पायरोसिनामाइड जो है वो भी हमारे फर्स्ट लाइन ड्रग में देते हैं। आइसोनायाजिड जो है वो एक प्रो ड्रग है, यानी ये हमारे पास बैक्टीरिया में जाती है और फिर कन्वर्ट होती है इनटू एक्टिवेटेड फॉर्म, पहले से एक्टिव नहीं होती। ये बैक्टीरियासाइडल है। क्यों? क्योंकि ये सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करती है। अगर वो सेल वॉल को वीक कर रही है तो उसकी वजह से बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा। दैट्स व्हाई इट इज अ बैक्टीरियासाइडल ड्रग। फिर कहते हैं आइसोनायाजिड इज अ स्ट्रक्चर कॉन्जेनर, कहते हैं सिमिलर ऑफ पाइरिडॉक्सिन। क्या होता है? विटामिन B6 से ये सिमिलर होता है, तो इसीलिए पॉसिबल है कि ये नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में भी विटामिन B6 के मेटाबॉलिज्म के साथ इंटरफेयर करे। ठीक है, इसकी वजह से बॉडी में विटामिन B6 की कमी हो जाती है। इट इज स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद पाइरिडॉक्सिन। इसका मैकेनिज्म क्या होता है कि ये माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को कम करता है। माइकोलिक एसिड्स क्या होते हैं? माइकोबैक्टीरियम के सेल वॉल का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। अच्छा, अब यूजेस हम इसके अलावा हम कहते हैं इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया को भी ये किल करेगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो माइकोबैक्टीरियम है ना, वो अंदर जाके मैक्रोफेज जब उसे इनगल्फ करते हैं ना, तो वो उन्हें किल नहीं कर पाते। ठीक है, और वो अंदर जाके मैक्रोफेजेस के अंदर जाकर सर्वाइव कर जाते हैं और वहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह वो बाकी बॉडी के जो इम्यून सेल्स हैं उनसे भी बचे रहते हैं। उसे हम कहते हैं लेटेंट इन्फेक्शन। ठीक है, तो लेटेंट इन्फेक्शन को भी हम कहते हैं कि आइसोनायाजिड जो है टारगेट कर सकता है, इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया को भी टारगेट करता है ये। अब लेटेंट इन्फेक्शन में हम कहते हैं आइसोनायाजिड अकेला यूज होता है, और अगर एक्टिव टीबी है, लेटेंट इन्फेक्शन में कोई सिम्टम्स नहीं होते। ठीक है, वो डोरमेंट होता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आके एक्टिव होगा, सिम्टम्स शो करेगा, तो उसे हम एक्टिव टीबी कहेंगे। तो उसमें हम कहते हैं आइसोनायाजिड जो है वो कॉम्बिनेशन थेरेपी में इस्तेमाल होता है। देन देयर इज वी से कि रेजिस्टेंस के दो मेन मैकेनिज्म्स होते हैं आइसोनायाजिड के खिलाफ। सबसे पहले हम कहते हैं जो हाई रेजिस्टेंस कॉज करता है। ठीक है, जो हाई रेजिस्टेंस कॉज करता है मैकेनिज्म, वो क्या है? कैट जी जीन में चेंजेस। अब ये जीन क्या करता है? कैटालेज पेरोक्सीडेज एंजाइम को इनकोड करेगा। कैटालेज पेरोक्सीडेज एंजाइम बैक्टीरिया के अंदर नॉर्मली तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को डिटॉक्सिफाई कर रहा होता है, लेकिन जब आइसोनायाजिड देते हैं तो यही एंजाइम जो है इसको एक्टिवेट करेगा। हमने पढ़ा था ना, आइसोनायाजिड इज अ प्रो ड्रग। ठीक है, तो कैटालेज पेरोक्सीडेज इज बेसिकली द एंजाइम व्हिच इज रिस्पांसिबल टू एक्टिवेट इट। और फिर अगर लेस कॉमन रेजिस्टेंस है तो उसका मैकेनिज्म जो है वो INHA जीन करवाता है। INHA जीन किसको हमारे पास टारगेट कर रहा होता है, किसको इनकोड कर रहा होता है? एसाइल कैरियर प्रोटीन रिडक्टेज या ACP रिडक्टेज। ठीक है, दिस इज द टारगेट एंजाइम। होता क्या है कि आइसोनायाजिड जाकर इस टारगेट एंजाइम पे एक्ट करेगा। ठीक है, ACP रिडक्टेज का नॉर्मल फंक्शन क्या होता है कि इट इज अ पार्ट ऑफ फैटी एसिड सिंथेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, राइट। और फैटी एसिड सिंथेज एंजाइम क्या कर रहा होता है? बैक्टीरिया के अंदर इलोंगेशन ऑफ फैटी एसिड्स करवाकर उनसे माइकोलिक एसिड प्रोड्यूस कराता है। तो आइसोनायाजिड जाएगा, ACP रिडक्टेज को टारगेट एंजाइम को क्या करेगा? ब्लॉक करेगा, जिसकी वजह से माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस नहीं होगी और सेल वॉल्स जो है वो नहीं बनेंगे। तो बैक्टीरिया रेजिस्टेंस के लिए क्या करेगा? इस एंजाइम की एफिनिटी को चेंज कर देगा ताकि आइसोनायाजिड इसके साथ बाइंड ना कर सके, राइट। सो ये दो जीन्स आपने याद रखने हैं, इट इज इंपॉर्टेंट इन आइसोनायाजिड। देखी जाए तो काफी सारी है, लेकिन आप जो सिर्फ इंपॉर्टेंट वाली है ना वो याद रखें, क्योंकि सब ड्रग्स की जो टॉक्सिसिटीज है ना वो याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉक्सिसिटी जो है वो पेरिफेरल न्यूराइटिस है। हमने देखा ना, इट इज अ स्ट्रक्चर कॉन्जेनर ऑफ विटामिन B6। तो ये विटामिन B6 के मेटाबॉलिज्म के साथ इंटरफेयर कर सकता है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी, राइट। सो विटामिन B6 की कमी की वजह से क्या हो सकता है? पेरिफेरल न्यूराइटिस हो जाती है, यानी नमनेस, टिंगलिंग वगैरह होती है। इसके अलावा भी नो विटामिन B6 की वजह से जो है वो एनीमिया भी जो है, मेगालोब्लास्ट की एनीमिया भी हो सकता है। सो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि जब भी आइसोनायाजिड देते हैं ना, उसके साथ हम विटामिन B6 या पाइरिडॉक्सिन जो है वो भी देते हैं ओरल। ठीक है, अब कितनी डोज में देते हैं? 25 to 50 mg पर डे जो है वो उसके साथ देनी चाहिए। देन वी से कि G6TP डेफिशिएंसी जो है, सर इस G6PDH, ओके, G6PDH की डेफिशिएंसी में जो है ये हीमोलिसिस करवाएगा जस्ट लाइक सल्फोनामाइड्स। देन वी से कि लीपस लाइक सिंड्रोम होता है जो कि ऑटो इम्यून रिएक्शन है, और इसके अलावा हेपेटाइटिस भी होती है, एज डिपेंडेंट, यानी बच्चों में रेयर होता है हेपेटाइटिस और बड़ों में जो है वो कॉमन है। अब लिवर मेटाबॉलिज्म क्या है? हम कहते हैं इसकी जो मेटाबॉलिज्म है वो लिवर के थ्रू होता है। लिवर क्या करता है? इसको एसिटाइलेट कर देता है, फिर वो यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है।
मतलब ये जीन्स पे डिपेंड करता है। कुछ लोग जो है वो फास्ट एसिटाइलेटर्स होते हैं, कुछ लोग स्लो एसिटाइलेटर्स होते हैं। जो फास्ट एसिटाइलेटर्स होते हैं उनमें इसकी हाफ लाइफ जो 60 to 90 मिनट्स होती है, तो उनमें ज़्यादा डोज देनी चाहिए। और जो स्लो एसिटाइलेटर्स हैं उनमें 3 to 4 आवर्स जो है वो हाफ लाइफ होती है, तो उनमें डोजेस जो है वो कम देनी पड़ती है। सो इसमें मेन तो आपने ही याद रखना है पेरिफेरल न्यूराइटिस पाइरोक्सिन वाला, और बाकी उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और रेजिस्टेंस जो है वो याद रखना है। नेक्स्ट मेन ड्रग जो है वो रिफेम्पिन है, सेकंड मेन ड्रग आफ्टर आइसोनायाजिड। हम कहते हैं ये भी हमारे पास लैटेंट इन्फेक्शन में अलोन यूज होती है, और अगर एक्टिव टीबी इन्फेक्शन हो तो उसमें कॉम्बिनेशन थेरेपी यूज होती है। स्पेशली अगर आइसोनायाजिड से रेजिस्टेंस है तो फिर हम रिफेम्पिन जो है वो यूज करते होते हैं, और वैसे भी कॉम्बिनेशन थेरेपीज में भी यूज करते हैं। फिर हम कहते हैं रिफेम्पिन जो है वैनकोमाइसिन के साथ मिलकर जो रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स होते हैं लाइक MRSA PRSP उनके लिए भी यूज की जाती है रिफेम्पिन एंड वैनकोमाइसिन, राइट। ये इस तरह याद रख सकते हैं कि रिफेम्पिन जो है वो रिफामाइसिन की जो है वो डेरिवेटिव है, ठीक है। सो माइसिन एंड माइसिन बोथ आर लाइक वैनकोमाइसिन एंड रिफेम्पिन बोथ आर यूज्ड टुगेदर। देन मी से कि मैकेनिज्म जो है इसका ये होता है कि DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज को ब्लॉक करेगा, यानी कि जो बैक्टीरिया है वो अपना न्यूक्लियस एसिड जो है वो सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा, इस एंजाइम अगर ये ब्लॉक हो जाए, और हम कहते हैं बैक्टीरियासिडल होता है। जो फर्स्ट टू ड्रग्स है ना, आइसोनाइजिड एंड रिफेम्पिन, दे बोथ आर बैक्टीरियासिडल ड्रग्स। और जो मेरे पास अगली ड्रग्स हैं इथेम्ब्यूटोल एंड पाइराजिडामाइड जो है, दोनों बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स हैं, ठीक है। फर्स्ट टू बैक्टीरियासिडल, नेक्स्ट टू बैक्टीरियोस्टैटिक। टॉक्सिसिटीज की क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि ये इसके जो मेटाबोलाइट्स होते हैं ना वो ऑरेंज कलर्ड होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, यूरिन, फीसिस, स्वेट और टीयर्स सबको क्या कर देते हैं, ऑरेंज कलर में करते हैं, क्योंकि ये फीसिस और यूरिन दोनों में सिक्रीट हो रही होती है, इसलिए उनको ऑरेंज कलर कर देता है। दूसरा हम कहते हैं कि रिफेम्पिन इज एन इंपॉर्टेंट इंड्यूसर ऑफ लिवर एंजाइम्स, जैसे साइटोक्रोम एंजाइम्स होते हैं ना, उनका इंड्यूसर होता है। अब बेसिकली 4 मेन इंड्यूसर्स हैं, ये आप याद रख लें CPR से, कार्बामेज़ेपिन, फेनिटोइन एंड फिनोबार्बिटाल एंड रिफेम्पिन, ठीक है। ये क्या करेंगे, साइटोक्रोम लिवर एंजाइम्स को इंड्यूस करेंगे, तो उससे क्या होगा कि साइटोक्रोम्स जिन ड्रग्स को मेटाबोलाइज कर रहे हैं ना, उनकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, क्योंकि वो उनको ज्यादा मेटाबोलाइज कर देंगे और यूरिन में उनकी एक्सक्रीशन ज्यादा हो जाएगी और प्लाज्मा में उनकी लेवल जो जाएगी, तो इनके साथ ये ड्रग्स इंटरेक्शन हो जाता है। अब क्या होता है कि क्योंकि लिवर एंजाइम जो है वो इंड्यूस हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स वगैरह, उनकी क्या हो जाती है, ज़्यादा ब्रेकडाउन जल्दी हो जाती है। जब उनकी ब्रेकडाउन जल्दी हो जाएगी, हमें पता है वो हैवी चेन और लाइट चेन से मिलकर बने होते हैं, तो लाइट चेन जो है वो एक प्रोटीन है ना, तो वो यूरिन में एक्सक्रीट होना शुरू हो जाता है। तो लाइट चेन प्रोटीन क्या हो सकता है, और एंटीबॉडीज क्योंकि डिग्रेड हो रही है तो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स भी इनमें कम हो जाएगा अगर रिफेम्पिन ज़्यादा देंगे। और दूसरी तरफ हम कहते हैं ये ड्रग इंट्रैक्शंस भी कराएगा, वही जो हमने कहा कि क्योंकि ये इंड्यूसर है, तो जो ड्रग्स मेटाबोलाइज हो रही हैं साइटोक्रोम से, नेमली हम कहते हैं जो मोस्ट कॉमन है लाइक वारफेरिन, कीटोकोनाजोल, साइक्लोस्पोरिन, एंटीकन्वल्सेंट्स वगैरह, तकरीबन ये सारी जो है इनकी प्लाज्मा लेवल जो है वो कम हो जाएगी। अब रिफामाइसिन हम कहते हैं क्योंकि रिफेम्पिन जो है वो रिफामाइसिन का डेरिवेटिव है। कुछ और ड्रग्स भी हैं जो रिफामाइसिन की डेरिवेटिव है। सबसे पहला इसमें है रेफाब्यूटिन, राइट। बट क्या हम कहते हैं रेफाब्यूटिन इज सिमिलर टू रिफेम्पिन, बट इसकी ड्रग इंट्रैक्शन जो है वो कम होती है, तो इसीलिए हम इसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं अगर हम उस बंदे को C5P 450 सबस्ट्रेट्स दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ड्रग इंट्रैक्शन हो रही है ना, तो हम कोशिश करते हैं कि रिफेम्पिन ना दें, रेफाब्यूटिन दें, ठीक है। और ये भी एड्स के पेशेंट में भी दूसरी मेडिसिन भी दे रहे होते हैं, इसीलिए। फिर हम कहते हैं रेफापेंटीन जो है ये हमारे पास वंस वीकली यूज़ की जाती है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो RFMSin डेरिवेटिव, और ये भी लैटेंट इन्फेक्शन में भी यूज़ होती है इन कॉम्बिनेशन विद आइसोनायाजिड। अभी तक हमने लैटेंट इन्फेक्शन में 3 ड्रग्स पढ़ी हैं। सबसे पहले हम कहते हैं जो 2 ड्रग्स होती हैं, सबसे पहले आइसोनायाजिड और रिफेम्पिन, दीज बोथ आर यूज्ड इन लैटेंट इन्फेक्शंस अलोन, या फिर हम आइसोनायाजिड को रेफापेंटीन के साथ भी दे सकते हैं। देन रिफेक्सिमिन जो है ये भी रिफेम्पिन का डेरिवेटिव है, और ये मेरे पास GIT से एब्जॉर्ब नहीं होता, तो इसका मतलब डायरेक्ट जाके जो कोलोनिक बैक्टीरिया होंगे ना उनको किल करेगा, इसलिए ट्रैवलर्स डायरिया में भी यूज होता है। सो दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रिफेम्पिन। 2 ड्रग्स हैं, दे आर इथेम्ब्यूटोल एंड पाइराजिनामाइड, दोनों को बैक्टीरियोस्टैटिक हैं, बोथ ड्रग्स आर बैक्टीरियोस्टैटिक। फर्स्ट 2 वर बैक्टीरियोसिडल। इसके अलावा हम कहते हैं दोनों को हम लैटेंट इन्फेक्शन में नहीं देते, सिर्फ एक्टिव टीबी में देते हैं, वो भी कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट के साथ, ठीक है। एक्टिव टीबी में जो है दोनों ड्रग्स दी जाती हैं। इनके मैकेनिज्म एक्शन क्या है, इथेम्ब्यूटोल भी सेल वॉल को करता है, जिस तरह आइसोनाइजिड था वो सेल वॉल को कर रहा था। रिफेम्पिन वाज टारगेटिंग द न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस एंड इथेम्ब्यूटोल इज अगेन टारगेटिंग द सेल वॉल। लेकिन करता क्या है कि सेल वॉल में एरेबिनोगैलेक्टेन जो है, एरेबिनोगैलेक्टेन इज अ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल, ठीक है। ये उसकी सिंथेसिस को कम कर देगा। कैसे, एरेबिनोसाइल ट्रांसफरेजेस एंजाइम जो है उनको इनहिबिट कर देगा। एरेबिनोसाइल ट्रांसफरेजेस जो है वो एरेबिनोगैलेक्टिन को सिंथेसाइज करते हैं, तो एरेबिनोगैलेक्टिन नहीं होगा, सेल वॉल जो है वो वीक होगी। देन वी से कि इसका जो एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, आई से रिलेटेड है, ठीक है। ई तो आई से जो इसके रिलेटेड होंगे वो एडवर्स इफेक्ट्स होंगे। क्या होता है कि डोज डिपेंडेंट रिवर्सिबल क्या होती है, रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस। रेट्रोबल्बर यानी बिहाइंड द आई कौन सी नर्व होती है, ऑप्टिक नर्व, ठीक है। उसकी जो है इन्फ्लेमेशन होती है न्यूराइटिस, उसकी वजह से क्या होगा, विजुअल एक्विटी जो है वो कम हो जाएगी, और हम कहते हैं रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस जो है उसके चांसेस भी जो है वो
इसमें ज़्यादा हो जाते हैं इथेम्ब्यूटॉल में। देन देयर इज पायरासिनामाइड विच इज ऑल्सो बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग, और पैरासिनामाइड एक्टिव ड्रग नहीं है, इसका मैकेनिज्म एक्शन इतना नोन नहीं है, बट ये बात इस बस इसके बारे में पता है कि बैक्टीरिया के अंदर पायरासिनामाइडेसेस जो होते हैं वो इसको एक्टिव करते हैं इनटू पायरासिनोइक एसिड। पायरासिनोइक एसिड इज एक्टिव फॉर्म एंड इट एक्ट्स ऑन द बैक्टीरिया। क्या होता है, ये भी एक्टिव टीबी में यूज होती है। इसकी भी जो साइड इफेक्ट्स इसमें माइलेजिया, आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, मसल पेन वगैरह, बट जो इंपॉर्टेंट है दैट इज पोरफायरिया, फोटो सेंसिटिविटी, राइट। ये आप पी से याद रखें। एक तो होगी हमारे पास फोटो सेंसिटिविटी और एक हमारे पास होगी प्रेगनेंसी, ठीक है। क्या होता है कि ये पोरफायरिया कॉज कर सकती है, फोटो सेंसिटिविटी कॉज कर सकती है, मैक्यूलो पेप्यूलर रैशेज जो है वो एक रिएक्शन है वो भी कॉज कर सकती है। बट और इसके अलावा हम कहते हैं इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। जो 4 ड्रग्स हमने पढ़ी थी, अमाइनोग्लाइकोसाइड, फ्लोरोक्विनन्स, टेट्रासाइक्लिन्स, सल्फोनामाइड्स आर फीटस टू सेव। उसके अलावा हम कहते हैं पायरासिनामाइड इज आल्सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, राइट। सो पी से याद रखना है आपने। फिर हम कहते हैं इन दोनों ड्रग का एक कंबाइंड साइड इफेक्ट भी है कि ये दोनों ड्रग्स क्या कॉज करती हैं, हाइपरयूरिसीमिया। इथेम्ब्यूटॉल डायरेक्टली उसके एक्सक्रीशन को कम करेगा यूरिक एसिड की फ्रॉम यूरिन इन यूरिन, और जो पायरासिनामाइड है उसके साथ कम्पीट करेगा, तो दोनों जो है वो हाइपरयूरिसीमिया भी कॉज कर रहे हैं। So that was the 4 main drugs of tuberculosis. Let's see second line drugs or alternative drugs. हम कहते हैं जब फर्स्ट लाइन ड्रग्स से रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है तो उसके लिए हम रिजर्व करके रखते हैं कि अगर फर्स्ट लाइन में रेजिस्टेंस होगी तभी हम सेकंड लाइन ड्रग्स यूज़ करेंगे, वरना हमें ज़रूरत नहीं होती इसकी यूज़ करने की। क्यों नहीं? क्योंकि एक तो ये लेस इफेक्टिव होता है फर्स्ट लाइन से, और दूसरा हम कहते हैं इसकी टॉक्सिसिटीज भी काफ़ी ज़्यादा होती है फर्स्ट लाइन से। तो इसलिए हम इसे बचा कर रखते हैं कि इसे हम यूज़ नहीं करेंगे इन केस अगर हमें यूज़ करनी पड़ जाए मजबूरी में तब। अब जो मेरे पास सेकेंड लाइन ड्रग्स हैं टीबी के लिए, उनमें हमने कुछ तो पढ़ी हुई है पहले ही, और कुछ न्यू ड्रग्स हैं। उनमें अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में आपको याद होगा स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड एमिकासिन वर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन थेरेपी फॉर ट्यूबरक्यूलोसिस। दे आर नॉट यूज्ड अलोन, ठीक है, किसी और ड्रग के साथ दिए जाएंगे। ये मेरे पास एक्टिव टीबी के लिए भी यूज़ होते हैं, और जो नॉन टीबी माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं लाइक मैक कॉम्प्लेक्स हो गया, इस तरह। थर्ड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलिन्स वर ऑल्सो लाइक लेवोफ्लॉक्सासिन एंड मोक्सिफ्लॉक्सासिन जो थे वो भी अल्टरनेटिव ड्रग्स के तौर पर यूज़ हो रहे थे। देन देयर इज बेडाक्विलीन। ये क्या करती है, एटीपी सिंथेस को कम करती है इन माइकोबैक्टीरिया, और इसकी वजह से इसको फंक्शन को डिस्टॉर्ट करती है। अब बेडाक्विलीन इज अ क्वीन, व्हाई? बिकॉज इट इज यूज्ड इन टीबी व्हिच इज रेजिस्टेंट टू बोथ आइसोनियाजिड एंड रिफेम्पिन। लाइक दोनों से रेजिस्टेंस हो गई है, तो अब हम कहते हैं कि बेडाक्विलीन जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ये अप्रूव की गई है, इस चीज़ के लिए यूज़ की जा सकती है। देन देयर आर सम ड्रग्स व्हिच हैव वेरी हाई टॉक्सिसिटी, सो दे आर वेरी रेयरली यूज्ड, राइट। सबसे पहले इनमें इथियोनामाइड है विच इज़ सिमिलर टू आइसोनियाजिड, बट इसमें क्रॉस रेजिस्टेंस नहीं होगी जब तक हम कहते हैं INHA जीन दैट वर कोडिंग फॉर द टारगेट एंजाइम, ठीक है। तो हम कहते हैं दोनों का टारगेट एंजाइम सेम है, आइसोनियाजिड और इथियोनामाइड। अगर टारगेट एंजाइम में म्यूटेशन नहीं हो रही और बाकी किसी और मैकेनिज्म से म्यूटेशन हो रही है तो इन दोनों के बीच में कोई क्रॉस रेजिस्टेंस नहीं होगी, ठीक है। यानी अगर आइसोनियाजिड से रेजिस्टेंट हो गई है तो हम इथियोनामाइड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी टॉक्सिसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब पैरामाइनो सैलिसाइक्लिक एसिड जो है, हम कहते हैं इसमें प्राइमरी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा कॉमन है, उसकी टॉक्सिसिटी भी ज़्यादा, तो इट इज़ वेरी रेयरली यूज्ड। लास्ट 2 ड्रग्स आर कैप्रियोमाइसिन एंड साइक्लोसेरिन। कैप्रियोमाइसिन causes ototoxicity and renal dysfunction, जबकि साइक्लोसेरिन के CNS के effects होते हैं like peripheral neuropathy और CNS dysfunction हो गया। So these drugs are very rarely used, but these drugs are more commonly second line agents. ड्रग रेजिम से कितने अमाउंट में और कितनी लिमिट तक जो है हमने ड्रग देनी होती है, मोस्टली हम पल्मोनरी भी की पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड क्या होती है, उन एरियाज में जहाँ में INH की रेजिस्टेंस कम है, ठीक है। हम कहते हैं कुछ एरियाज नोन होते हैं ना अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन एरियाज में जो आइसोनियाजिड की रेजिस्टेंस ज़्यादा है या कम है, तो वो एरियाज जिनमें INH की रेजिस्टेंस 4% से कम हो और वो पेशेंट जो है HIV नेगेटिव भी हो, यानी उस पर ड्रग्स जो हैं वो ज़्यादा इजीली जो है वो असर कर रही हैं, तो उसमें हम स्टैंडर्ड रेजिमेंट देखते हैं 2 मंथ्स और 4 मंथ्स का। 2 मंथ्स का हम कहते हैं इंटेंसिव फेज होता है, जिसमें चारों ड्रग्स जो है मेन वाली वो शामिल होती हैं, और फिर कंटिन्यूएशन फेज में हम क्या कहते हैं, इथेम्ब्यूटॉल और पैरासिनामाइड जो है वो डिसकंटिन्यू कर देते हैं और सिर्फ आइसोनियाजिड और रिफेम्पिन जो उससे कंटिन्यू करते हैं। सो टोटल कितने मंथ्स हो गई है, 6 मंथ्स इंटेंसिव फेज एंड कंटिन्यूएशन फेज दोनों को मिलाकर। फिर हम कहते हैं इन सब में ना डॉट होना चाहिए। डॉट मीन्स डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी, यानी डॉक्टर जो है वो पेशेंट को ऑब्जर्वेशन के अंडर रखे और देखे कि इंश्योर करे कि पेशेंट जो है वो दवाई ले रहे हैं, क्योंकि अक्सर पेशेंट्स जो हैं उनकी कंप्लाइंस नहीं होती, ठीक है। और अगर उनकी कंप्लाइंस नहीं होगी तो उनकी फिर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाएगी अगर वो ड्रग्स जो है वो अपनी टाइम पे नहीं ले रहे या, तो उनके लिए क्या होता है, अल्टरनेटिव रेजिमेंट्स होते हैं जिनमें डॉट पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। क्या होता है कि पेशेंट जो है उसको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में रखना जो है वो मुश्किल होता है, तो हम क्या करते हैं, होता तो वही ड्रग्स हैं, टाइम ड्यूरेशन भी वही होती है, लेकिन हम क्या करते हैं उनका डोजिंग शेड्यूल जो है वो लेस फ्रीक्वेंट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जो मेरे पास इंटेंसिव फेज है उसमें या तो हो सकता है हम डेली भी दें, लेकिन 5 टाइम्स अ वीक भी पॉसिबल है। हम क्या करते हैं, पेशेंट के शेड्यूल को फ्लेक्सिबल कर देते हैं ताकि उसके लिए ईजी हो जाए इसको फॉलो करना, ठीक है, ताकि बर्डन जो है उसका कम हो जाए, लेस फ्रीक्वेंट डोजिंग कर देते हैं ताकि वो इसको फॉलो ज़रूर करे।
रेजिस्टेंस भी प्रोड्यूस ना हो। इसी तरह फिर जो 4 मंथ्स वाला कंटिन्यूएशन फेज, उसमें हम क्या कर देते हैं, ड्रग्स को सिर्फ 3 टाइम्स अ वीक कर देते हैं इंस्टेड ऑफ डेली। फिर हम कहते हैं रेजिस्टेंस जो है, अगर रेजिस्टेंस है एरियाज में INH की 7% से ज़्यादा, तो फिर क्या होगा, 2 मंथ्स के लिए सेम वही होगा, बट जो 4 मंथ वाला कंटिन्यूएशन फेज होगा ना, उसमें हम क्या करेंगे, इथेम्ब्यूटॉल भी ऐड कर देंगे, राइट। यहाँ पे इथेम्ब्यूटॉल नहीं था स्टैंडर्ड में, लेकिन हमने इसमें क्या किया, इथेम्ब्यूटॉल भी ऐड कर दिया, मल्टीपल ड्रग्स जो हम कर देंगे। देन वी से अगर किसी पेशेंट में आइसोनाइजिस से भी रेजिस्टेंट हो गई है और रिफैम्पिन यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हो गई है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एरियाज, वी आर टॉकिंग अबाउट द पेशेंट, ठीक है। उसमें रेजिस्टेंस हो गई है, तो फिर हम क्या करेंगे, 4 ड्रग्स वो वाली देंगे इनके अलावा जिससे वो पेशेंट ससेप्टेबल हो, जिसको रिस्पॉन्ड कर रहा हो, और इस तरह 2 ड्रग्स वही देंगे जिससे पेशेंट ससेप्टेबल हो, बट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 4 मंथ्स एंड 5 मंथ्स, लाइक टोटल जो है ये 9 मंथ्स की ड्यूरेशन होगी। सिंस आइसोनाइजिन रिफैम्पिन जो है ज़्यादा इफेक्टिव है, अब हम वो नहीं दे रहे, कोई और ड्रग्स दे रहे हैं, तो हम क्या करें, उनकी ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा कर रहे हैं ताकि वो इंश्योर कर सकें कि दे आर किल्ड। सो 9 मंथ्स का ये जो है हो जाता है, बाकी सब में हमने 6 मंथ्स का। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।